So hello everyone, welcome back to the Being Economist YouTube channel. So as you know कि हमारा 10+2 लेक्चर का माइक्रो मैक्रो एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है, तीनों प्लेलिस्ट चल रही हैं हमारी। इसी के साथ साथ हमारी दो और प्लेलिस्ट हैं जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही हैं। आप सबको पता है हमारी दो जो और यूनिट्स जो हमारे हैं, एक जेके इकोनॉमी एंड हमारा मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये दो अलग यूनिट जो हैं वो हमारे, ये यूनिट 12th एंड यूनिट 5th जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसकी वेबसाइट का लिंक भी, वहां से भी आप जाके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे तीन अनदर यूनिट्स जो है, दैट इज माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट जो है, वो हमारा हमारी यूट्यूब पे चल रहा है और उसी प्लेलिस्ट में जो है हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, माइक्रो मैक्रो तो हमारी कंटिन्यू है और हमने एक नई शुरू की थी प्लेलिस्ट, दैट इज इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स यूनिट 11, जिसमें हमने एक ही लेक्चर किया था। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे फिर से। और मैं आपको बता दूं कि हर एक प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस आ रही हैं और ऑलरेडी ही जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफी स्टूडेंट्स जो हैं, आई थिंक 200+ स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल हैं जेके इकोनॉमी और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में। इसी के साथ साथ जेके इकोनॉमी और मॉनेटरी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के नोट सेक्शन में आपको जो ये आपका जेके इकोनॉमी है, इसकी पीपीटी प्लस माइक्रो प्लस मैक्रो की पीपीटी और इवन की जेके इकोनॉमी एंड मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की पीपीटी जो है, यानी नोट्स जो है आपके, वो आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप ऐप डाउनलोड करके कुछ जैसे माइक्रो और मैक्रो जो है वो फ्री स्टडी मटेरियल में भी आपको वहां पे दिखेंगी आपकी माइक्रो और मैक्रो की पीपीटीज। ठीक है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें और उसमें जाके वो नोट्स को देखें। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा? सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर क्या है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप मुझे जहां तक लगता है कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट देख रहे होंगे। इससे पहले ये जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको, या तो जैसे ये एक्सटर्नलिटीज हो गया, मार्केट फेलियर हो गया, या तो ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में आप देखते थे, या इसके अलावा कुछ और जो है जैसे ये प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, ये सब पब्लिक इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है ना। या फिर कुछ और टॉपिक्स जो है वो आप किसी और ब्रांच में जो है वो देखते होंगे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास में ये 11th और 12th यूनिट, ठीक है, ये 11th जो अभी आप करेंटली देख रहे हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, और एक और यूनिट है हमारे पास, दैट इज 12th यूनिट, जो कि हमारा है जेके इकोनॉमी। ठीक है, तो जो दोनों ही यूनिट्स, जो मुझे पता है कि कहीं पे भी आपको इनका मटेरियल नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई ये अच्छे से जो है प्रोवाइड करवा पाएगा इस पे गाइडलाइन या कुछ भी, जो भी आप कह सकते हैं। इसलिए मैंने ये दोनों यूनिट्स ही पहले स्टार्ट किए थे। एक जेके इकोनॉमी तो मैंने काफी पहले से स्टार्ट किया हुआ है, इट इज अबाउट टू एंड, अब ये खत्म होने वाला है हमारा ऐप पे। ठीक है, और अब ये 11th यूनिट जो है हमारा जेके अपना इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इसे हम जो है जल्दी खत्म करेंगे यूट्यूब। सो हमने पढ़ा, अभी तक हमने सीखा कि क्या इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के अंदर इंटरकनेक्शंस हैं, लिंकेजेस हैं, क्या लिंक है इन दोनों के बीच में, जो कि कुछ स्लाइड्स से मैंने आपको समझाया था और काफी एलोबरेटिव वे में हमने इसे पढ़ा था कि जो इन्वायरमेंट है वो हमें काफी तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, वो रिसोर्सेज, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमें यूज होते हैं, कहां पे यूज होते हैं? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी? ऑफ कोर्स कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। ये हमारी क्या थी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। सो हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, दैट आर नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, ये या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमने सीखा फर्स्ट लेक्चर में। और इसके बदले में हम इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं? ओनली एंड ओनली वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, या वेस्टेज, या फिर हमारा जो इस इन्वायरमेंट, इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटलेट है। हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट को वेस्टेज दे रहे हैं, बोथ डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली कैसे? ह्यूमन बीइंग जो है हम वो वेस्ट हम उसे देंगे। इन्वायरमेंट जो है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? ऑफ कोर्स ह्यूमंस पे पड़ेगा, चाहे वो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इकोसिस्टम में डिप्लेशंस होना, क्लाइमेट चेंजेस होना, या फिर कोई भी एस्थेटिक कोई कॉज हो। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। और एक बार मैं इसके टॉपिक्स पे यहाँ सिलेबस में जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे इंटरलिंकेजेस वाला जो हमने टॉपिक्स था वो देखा था। ट्रेड ऑफ आज हम देखेंगे, प्रॉपर्टी राइट हम देखेंगे,
ओपन असेस एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज देखेंगे, एक्सटर्नलिटीज एज अ सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर देखेंगे, पब्लिक गुड्स एंड बैड्स, यहां तक कि ओवरऑल नोट्स जो हैं फिलहाल हमारे पास प्रिपेयर हैं। हो सके तो मैं इसी पर्टिकुलर लेक्चर में खत्म कर दूं अगर मैं उतना कर पाया, या फिर अगर ना हो पाया तो हम इसके 2 या 3 लेक्चर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास इसके नोट्स पीपीटी पूरी अवेलेबल है, जो ऑफ कोर्स आपको कहां मिलने वाली है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलने वाली है, ठीक है। आप उसे डाउनलोड जरूर करें। नाउ तो आप देखेंगे कि हमने जो ये चीज एक पढ़ी, क्या चीज हमने लास्ट टाइम पे कंक्लूड किया कि अगर आप इन्वायरमेंट को ज्यादा यूज करेंगे, यानी इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को यूज करेंगे, आप नो डाउट ग्रोथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो ग्रोथ तो होगी ही होगी, है ना, ग्रोथ की तरफ जाएंगे। लेकिन ना ये एक ट्रेड ऑफ है। ये क्या है? ये आपका एक ट्रेड ऑफ है। वही आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है आपके पर्टिकुलर सिलेबस में, कि ये एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन इकोनॉमिक आउटपुट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब क्या है उसे समझे जरा। इस मतलब को मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा। बेसिकली ये डायग्राम आपने पहले बहुत बार देखी है, ये डायग्राम आप अच्छे से जानते हैं, हमारा मोस्ट बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसे पढ़ते हैं, दैट इज पीपीसी या पीपीएफ, या इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हम कहते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, है ना, या इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। इसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या ट्रेड ऑफ है, ठीक है, क्या ट्रेड ऑफ है बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो आप देखेंगे कि एक तरफ हमने इकोनॉमिक आउटपुट्स लिए हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ हमने ली है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना। सो जितना आप इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ाएंगे, से मैं इसे पॉइंट पी पे ले जाता हूं, ठीक है, से मैं इसे पॉइंट पी पे ले जाता हूं, ठीक है। अगर मैं इसे पॉइंट पी पे ऑपरेट करवाना चाहता हूं तो मुझे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हैं कहीं ना कहीं उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप सब फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, आप सबको पता है, क्योंकि एक नेगेटिव रिलेशन है किसके बीच? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक आउटपुट्स के बीच में। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां आप देखेंगे कि जितना ज्यादा रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, किससे? इन्वायरमेंट से, नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचेगा, उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंट डिप्लेशंस होंगी, उतना ही ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, उतना ही ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा, जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, जो इन्वायरमेंट के लिए ठीक बिल्कुल नहीं। और अगर हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को से मैं पॉइंट टी पे ले जाऊं, से पॉइंट टी पे ले गया, मैं थोड़ा ऊपर आया पर पॉइंट टी पे ले गया, तो आपकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, है ना। अगर मैं यहां से नीचे आऊंगा, क्योंकि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन कम करना चाहता हूं, ठीक है, मैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाना चाहता हूं, मैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ ज्यादा जाना चाहता हूं, तो ऑफ कोर्स ये बढ़ेगा और ये कम हो जाएगा। इट मींस कि इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का सिंपल मीनिंग यही है कि एक को करने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। ये सिंपल मीन है ट्रेड ऑफ का। यही बेसिकली छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में सेकंड नंबर पे दिया गया है, जब आप ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच में लिंक है, और लिंक के बाद हम पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ भी है कहीं ना कहीं। जहां अगर लिंक, जर्नल सी बात है, अगर कोई लिंक है दो चीजों के बीच में तो ट्रेड ऑफ होना नेचुरल बात है, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली क्या लिखा क्या है उसे देख लेते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू मैक्सिमाइज बोथ, ध्यान से सुनेंगे, बोथ इट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इट्स इकोनॉमिक आउटपुट, बिकॉज ये हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको एक को करना है तो आपको दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू मैक्सिमाइज बोथ, बट बोथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम इन्वायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं। ईच कंट्री मस्ट मेक डिसीजन अबाउट how two goals should be balanced
एंड हाउ टू अचीव दैट बैलेंस। इसलिए हर कंट्री को ये डिसाइड करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है, इसके ऊपर थियोरीज, पॉलिसीज बनानी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि हमें कहां पे रुकना है, ठीक है, हमें कितना एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज करना है, कितनी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हमें वो क्या ऑप्टिमम, वो बैलेंस्ड जगह कौन सी है जो हमें अचीव करनी है, ठीक है। सो यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो हमने आगे किया टू एनालाइज इकोनॉमिक आउटपुट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक फॉरगोन करेंगे तो दूसरे को आपको रिसीव करना है, एक को छोड़ना है, दूसरे को रिसीव करना है। और जब हम किसी एक चीज को छोड़ते हैं, अभी मैंने कल ही आई थिंक मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में बच्चों को पढ़ाया, बच्चे जो उसमें है उस कोर्स में, कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह है कि जब अगर आपके पास में कुछ शॉपिंग के लिए 100 रुपए है ना, तो आप इससे या तो शॉपिंग करें या इससे मूवी देखें, है ना, यही था, या इससे मूवी देखें। तो अगर आपने इस 100 रुपीज की मूवी देख ली तो आपकी इसकी इस 100 रुपीज की अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या है, शॉपिंग। और अगर आपने इसकी शॉपिंग कर ली तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मूवी। मतलब जिसको आप छोड़ रहे हैं, फॉरगोन कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने देखा कि हम एक चीज को तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे दूसरी चीज को करने के लिए, इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है ऑफ चूजिंग आइदर मोर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और मोर इकोनॉमिक आउटपुट। सिंपल, या तो हम ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ जाएं या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं, इकोनॉमिक आउटपुट की तरफ जाएं। सो कंट्री विद लो पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी टेंड टू प्लेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक आउटपुट, है ना। जाहिर सी बात है, कंट्रीज लाइक इंडिया आज से आप 10 साल 20 साल पीछे चलेंगे, कंट्रीज लाइक चाइना आज से आप 30 साल पीछे चले जाएं, इनफैक्ट कंट्रीज लाइक यूके, यूएस आप 100 साल पीछे चले जाएं जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड था। So they don't care about environmental protection, है ना, they don't even think about the environmental protection. Even India before a decade or before 20 years or a couple of decades, we don't care about environmental protection because we put more emphasis on what economic output, है ना, we put more emphasis on environmental output because it is a need of the hour कि हमारी कंट्री ज्यादा एम्फेसिस दे किस पे, इकोनॉमिक आउटपुट पे। और यही चीज हमें बताई जा रही है, हर एक कंट्री जिसका पर कैपिटा जीडीपी कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, वो शुरू में ऑफ कोर्स एम्फेसिस देती है किसके ऊपर, इन्वायरमेंटल आउटपुट्स के ऊपर। वो केयर नहीं करती किसकी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस की, विच इन टर्न हेल्प टू प्रोड्यूस न्यूट्रिशन, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, है ना। विच इन टर्न, इसके बदले में हमें मिलता क्या है, अगर हम ज्यादा एम्फेसिस इकोनॉमिक आउटपुट में देते हैं तो हमें इसके बदले में मिलता क्या है, ऑफ कोर्स लोगों को न्यूट्रिशन मिलेंगे, है ना, यानी फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, हेल्थ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो दिस थिंग्स आर कंप्लीमेंट्री विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीजें उन्हें मिलेगी ही मिलेगी, है ना। कंट्रीज विद हायर इनकम लेवल, है ना, countries with higher income level where a greater share of peoples have access to basic necessities of life. Of course, those who have more economic powers or economic activities, उनके पास इन चीजों का access, किन चीजों का, that basic needs, food, shelter, clothing, है ना, उनका basic उनके पास में उसकी access ज्यादा होगी, may be willing to place a relative greater emphasis on environmental protection. So if you are at that point that you are able to fulfill the all needs of your citizens, all needs of your people, all basic needs basically, then only you think about environmental protection. But we all know for those who have low per capita income, who have low per capita GDP, they initially place a greater emphasis on economic output, irrespective of caring about economic environmental protection, है ना. So all choices represented by points on production possibility frontier are productively effective. See, यहां पे हमें बताया जा रहा है जितने भी पॉइंट्स P, Q, R, S, T, all the points are efficient. ठीक है, as we know it is a property of production possibility curve that any point on production possibility curve are efficient, है ना. But if
any point that is outside the this production possibility curve, that is not attainable, unattainable basically, and not efficient, है ना. और अगर कोई point within this प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो वो अटेनेबल तो है ना, अटेनेबल तो है, बट वो अंडर यूटिलाइज्ड है ना. हमने ये पढ़ा है, ये पॉइंट एम जो है ये अंडर यूटिलाइज्ड है. अभी आप इस एम से इस क्यू तक जा सकते हैं और इस एम से इस एस तक जा सकते हैं, फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम दिस इकोनॉमिक आउटपुट एंड फ्रॉम दिस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. सो बट हमें एक मिड पाथ ढूंढना है अपनी इकोनॉमी के लिए, जहां पे हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल सके और हम इन दोनों चीजों को हार्म ना पहुंचाएं. बेसिकली हम ये एक छोटा सा टॉपिक इसलिए पढ़ रहे थे कि हम ये समझ सके कि देयर आर सम ट्रेड ऑफ्स बिटवीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये एक छोटा सा टॉपिक था. ये अराइज क्यों हुआ? ये इसलिए अराइज हुआ बिकॉज देयर आर इंटरलिंकेजेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी. इतना हमें समझना था, हमें ये समझ चुके हैं ना. नाउ द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका अप नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज प्रॉपर्टी राइट्स, ओपन एक्सेस एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, एक्सटर्नलिटीज एज अ सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड एंड बैड्स. काफी इंपॉर्टेंट. इसमें एक टॉपिक, दो टॉपिक, 3 एंड 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं बेसिकली, ठीक है. जितने भी कवर होंगे आज के लेक्चर में हम करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करेंगे. सो समझना यह है सबसे पहले, ये जो एक्सटर्नलिटीज या ओवरऑल ये जो जितना भी ओवरऑल ये टॉपिक आपको ऐड किया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, बेसिकली ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है. यूजीसी नेट में आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स में मिलेगा, ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा. वो इसलिए कि इसमें बेसिकली आपको मार्केट फेलियर का सबसे पहले पता होना चाहिए. मार्केट फेलियर क्या है, कैसे ये होता है. एक्सटर्नलिटीज, बेसिकली ये जितना भी टॉपिक है ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम समझ सकें मार्केट फेलियर को, पहली चीज. दूसरी चीज, मार्केट फेलियर विद स्पेशल रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल गुड्स. मार्केट फेलियर हम आज से पहले दूसरे यूनिट्स में इसलिए पढ़ते थे विद रेफरेंस टू पब्लिक गुड्स, विद रेफरेंस टू पब्लिक गुड्स. ध्यान से सुनते जाना, यहां से आपका टर्निंग पॉइंट है बेसिकली पूरे लेक्चर का. मार्केट फेलियर विद रेफरेंस टू पब्लिक गुड्स हम पढ़ा करते थे, हम पढ़ते भी हैं बड़े सारे पब्लिक इकोनॉमिक्स में. बट यहां पे इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है मार्केट फेलियर विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल गुड्स. इन्वायरमेंटल गुड्स, व्हाट आर दिस इन्वायरमेंटल गुड्स? किसी भी तरह की, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, कोई एक लेक है ना, कोई एक पार्क है, ऑल सच गुड्स आर इन्वायरमेंटल गुड्स, ठीक है, जो नेचुरली डिजाइंड है, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाई. अब मार्केट फेलियर को जरा समझे, मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगा तो आपको समझ चीजें आती जाए. सबसे पहले समझे इन्वायरमेंटल रिसोर्स सर्विस इज स्केयर, जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते आए हैं. हर एक रिसोर्स की तरह इन्वायरमेंट भी क्या है, स्केयर है, लिमिटेड है, और हमारी डिमांड अनलिमिटेड है ना. यही तो पढ़ते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रॉब्लम जो हम बेसिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना. सो एक कन्फ्लिक्ट जो है वो चलता है किसके बीच में, इन स्केर्स रिसोर्सेज के बीच में और हमारी डिमांड के बीच में, जो कि वेरियस ह्यूमन इंटरेक्शंस को दिखाता है. ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. कहां, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में या लिंकेजेस. सिंस much of economics is concerned with the allocating scarce resources to the conflicting demand. और मैक्सिमम इकोनॉमिक्स हमारी सिर्फ इसी चीज में जाती है, इसी चीज को जानने में, इसी चीज को समझने में जाती है कि कैसे हम इन स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें विद दिस अनलिमिटेड डिमांड, विद दिस conflicting डिमांड और अनलिमिटेड डिमांड. However, market system works very poorly इन एलोकेटिंग इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. यहां पे अब हमारा पॉइंट आया है ना, जो हमें पढ़ना है, जो हमें जानना है कि मार्केट सिस्टम बहुत खराब तरीके से काम करता है. कब, जब इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को एलोकेट करने की बारी आती है. यानी फॉरेस्ट, कोई भी इन्वायरमेंटल, जब मैं इन्वायरमेंट बोलता हूं तो कोई भी आपके माइंड में कोई इन्वायरमेंट गुड आ रही है, उसको एलोकेट करने की जब बात आती है तो हमारा जो सिस्टम है वो काफी पुअरली इसे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एलोकेट करता है. इसका कोई मार्केट नहीं है. इतनी बात याद रखो, इन्वायरमेंटल गुड्स का कोई मार्केट नहीं है. ये चीज आपने माइंड में रखना, ठीक है. दिस मार्केट फेलियर, क्योंकि मार्केट नहीं है तो मार्केट फेलियर होगा.
दिस मार्केट फेलियर इज लार्जली अकाउंट ऑफ इम्परफेक्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अब यहां पे आई इसकी बात। अब मार्केट नहीं है, या मार्केट क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर्टी राइट नहीं है। सपोज दैट मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये पीस ऑफ लैंड है, मुझे पता है इसकी ऑनरशिप मेरे पास है ना, इसकी ऑनरशिप मेरे पास है। अब इसके ऊपर कोई पोल्यूशन हो, है ना, कोई दूसरे घर वाला आके इसके ऊपर कोई अपना डस्टबिन फेंक दे, है ना, कोई गंदगी फेंक दे, तो ऑफ कोर्स अगर मेरी ऑनरशिप, मेरे पास इसकी ऑनरशिप है, तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को पुनिश कर सकता हूं, उससे इसके बदले में चार्जेस ले सकता हूं, है ना, ले सकता हूं, क्योंकि मेरा राइट है इसके ऊपर। लेकिन इन्वायरमेंटल गुड्स के केस में ऐसा है कि इनका कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, इनका कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है। जब प्रॉपर्टी राइट नहीं है तो कोई एक इंडिविजुअल इसको ठीक करने के लिए एफर्ट नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। फिर ये लीड करता है किसको? मार्केट फेलियर को। अभी सुनते जाओ, अभी समझ में आएगा, आगे वो समझ आएगा। रिजल्टिंग इन द सेट ऑफ प्राइसेस विच सेंड रॉन्ग सिग्नल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो या गवर्नमेंट हो, उन्हें अगर इसका कोई प्राइस ही नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर्टी राइट ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिवेटर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, उनको इसका सिग्नल कैसा जाएगा? ऑफ कोर्स रॉन्ग सिग्नल ही जाएगा। कोई इसके लिए एफर्ट नहीं लेगा, कोई इसे ठीक करने की नहीं सोचेगा, बल्कि इसे यूज करने की सिर्फ सोचेगा, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर्टी राइट किसी एक पर्सन के पास नहीं है। ये क्या है? ये एक तरह की कॉमन प्रॉपर्टी है ना, ये भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ सो लिसन, द लिंकेजेस बिटवीन इकोनॉमी एंड द नेचर एनवायरनमेंट इज होएवर इंटीग्रल, जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एवरी इकोनॉमिक एक्शन हैव सम इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड एवरी एनवायरमेंटल चेंज इन टर्न कैन इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वेस्ट फिर से इन्वायरमेंट को दे रहे हैं, और इन्वायरमेंट को जो वेस्ट जा रहा है वहां से ह्यूमंस को इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ रहे हैं, हेल्थ के तरह, हेल्थ के ऊपर या हेल्थ इंपैक्ट्स या किसी भी तरह का, ठीक है। सो अब देखें मार्केट फेलियर, ये तो रही मार्केट फेलियर इन जनरल। अब मार्केट फेलियर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, ये इन्वायरमेंटल गुड्स में कैसे होती हैं क्या मार्केट फेलियर्स? मार्केट फेलियर क्या है उससे समझें। अब मार्केट, सबसे पहले मार्केट क्या है? मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच हेल्प्स एजेंट्स यानी बायर्स एंड सेलर्स टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट तभी काम करता है अगर प्राइस मैकेनिज्म अवेलेबल हो, पहली चीज इसे याद रखें। और ये क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जहां पे दो एजेंट्स, बायर्स और सेलर्स अपने साथ एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एस्टैब्लिश्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस एस्टैब्लिश होता है। बिकॉज आप मार्केट में जाते हैं, आप किसी चीज को देखते हैं, आप प्रोड्यूसर से पूछेंगे, आप बेचने वाले सेलर से पूछेंगे कि भाई ये कितने की है, वो बोलेगा ये 100 रुपए। आप बोलेंगे नहीं भाई मैं इसके लिए 80 रुपीज दूंगा, वो बोलेगा नहीं 80 नहीं 100, आप बोलोगे नहीं 80। फिर आप दोनों एक प्राइस पे एग्री हो जाएंगे, म्यूचुअली बार्गेनिंग करके आप बोलेंगे 90, वो भी एग्री हो जाएंगे, आप भी एग्री हो जाएंगे, आप 90 पे क्या करेंगे? एग्री हो जाएंगे 90। सो आपने क्या किया? प्राइस इस्टेब्लिश कर दिया। कैसे? क्योंकि एक मार्केट प्लेस थी तभी तो आप वहां गए। सो मार्केट फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन अ सोसाइटी। मार्केट से ही एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का। Market does use prices to communicate the want and limits of diffuse and diverse societies so as to bring about the coordinated economic decisions in the most efficient manner. So market ही सब कुछ है जो कि efficiently इकोनॉमी को रन करवाने में हेल्प करता है। लेकिन मार्केट फेलियर इज द सिचुएशन, लेकिन मार्केट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन है इन विच एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट एफिशिएंट, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की एलोकेशन एफिशिएंट ना हो। सिंपली समझा देता हूं, जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई आपस में मीट ना कर पाए। जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड नहीं है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, या डिमांड और सप्लाई है पर प्राइस डिसाइड नहीं है, तब मार्केट फेलियर होता है। नाउ ध्यान से सुनेंगे। प्राइसेस ऑफ्टन understate the full range of services provided by an asset or simply do not exist to send a signal about the value of asset.
अगर प्राइस नहीं होगा तो वैल्यू ऑफ एसेट नहीं हो पाएगी। सपोज फ्रेश एयर की कोई प्राइसिंग है नहीं, जिसकी वजह से हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। वो एक इन्वायरमेंटल गुड है जिसका कोई मार्केट नहीं है। कहीं पे जाके आप फ्रेश एयर नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आप जनरली ऐसा हम फील करते हैं, हम माउंटेन्स में जाएंगे, हम फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे तो हमें ताजी हवा मिलेगी, हमें फ्रेश एयर मिलेगी, है ना, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर उसका कोई प्राइस होता तो शायद उसकी हम वैल्यू को फील कर पाते, जज कर पाते। बट बिकॉज उसका कोई प्राइस नहीं है तो हम उसकी वैल्यू को, उस पर्टिकुलर सेट की वैल्यू को जज नहीं कर सकते। मार्केट फेलियर अकर व्हेन प्राइवेट डिसीजन बेस्ड ऑन सच प्राइसेस और इन देयर लैक डू नॉट जनरेट एनी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मार्केट फेलियर तब होता है जब इस तरह के कोई इंडिकेटर्स ना हो, जैसे प्राइस हो गया, इनकी लैकिंग हो, इनकी कमी हो, और ये एक एफिशिएंट एलोकेशन ना जनरेट कर पाए उस पर्टिकुलर रिसोर्स की। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रेश एयर, इसका कोई प्राइस नहीं है जिस वजह से इसकी एफिशिएंट एलोकेशन नहीं। फ्रेश एयर मतलब कि कोई भी आके एयर को पोल्यूट कर रहा है। अगर एयर पोल्यूशन के ऊपर अगर हमें उस एयर की वैल्यू होती, उस एयर का कोई प्राइस होता, तो अब देखो ध्यान से सुनना, अगर इस एयर का कोई एक डिसाइडेड प्राइस होता तो एयर पोल्यूशन करने वाले पर्सन को, इंस्टीट्यूशन को, एजेंसी को हम इस प्राइस के अकॉर्डिंग कॉस्ट लगा सकते थे कि भाई तूने इतनी एयर को पोल्यूट किया तो इतना कॉस्ट इसके बदले में दे, है ना। क्योंकि कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं है इसलिए मार्केट फेलियर हो रहा है एनवायरमेंटल गुड्स में। अब आपके ही सिलेबस में आगे आप देखेंगे कि कैसे हम, ध्यान से सुनना, कैसे हम वैल्यूएशन करें ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स। उसका क्या मतलब है, वो उसमें क्या पढ़ना है, बेसिकली यही चीज कि कैसे हम मेथड्स का, डिफरेंट मेथड्स का यूज करके एक इमेजिनरी प्राइस सेट करें इस एयर का, ताकि एयर पोल्यूशन करने वाले को हम फाइन, चार्ज या कास्ट कर सके। अंडरस्टूड। ये हैं आपके इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड्स जो आपको पढ़ने हैं। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं, आपके सिलेबस में होंगे। यहां पे ये देखो, मेजरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूज और मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन। जैसे डिफेंसिव एक्सपेंडिचर अप्रोच, जिसमें से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये पर्टिकुलर जो मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हेडोनिक प्राइसिंग मेथड। ट्राइवल कास्ट अप्रोच, कंटीजेंट वैल्यूएशन टेक्निक, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ये चार क्या है, ये वही मेथड्स हैं जिनसे हम उस चीज का प्राइस, उस चीज की वैल्यू डिसाइड करने में यूज करेंगे इन मेथड्स का, जिससे कि हम उसकी ऊपर होने वाले पोल्यूशन को कॉस्ट कर सकें। ठीक है, यही बेसिकली हमें आगे जाके पढ़ना है। नाउ ठीक है, इतना समझ आपको आ गया। सो इनएफिशिएंसी इन दिस सेंस, जो क्योंकि इनएफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि मार्केट नहीं है, implies that the resources could be reallocated to make at least 1% better off without making any other else worse off, जिसे आप पेरेटो ऑप्टिमलिटी भी कहते हैं, जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस लाइन को आप होल्ड। Environmental quality and ecological services like many other public goods do not exchange in market because of problem of market failure. ठीक है, in this sense fixing a due price for it, in essence the price do not communicate society's desires and constraint to protect environmental accurately. प्राइस ना होने की वजह से प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर आ रही है, जिसकी वजह से हम सोसाइटी को ये नहीं बता पा रहे कि कैसे इन्वायरमेंट को एक्यूरेटली प्रोटेक्ट करना है। अंडरस्टूड। सम मार्केट्स कैन फेल ड्यू टू द नेचर ऑफ गुड्स बीइंग एक्सचेंज्ड हैविंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। कुछ चीजों का मार्केट, कुछ चीजों को हम इसलिए भी प्राइस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भी उनका प्राइस डिसाइड, इसलिए भी उनकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन एक्सक्लूडेबल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक नेचुरल लैंड है, एक नेचर है,
एक पोंड है, ठीक है, आप क्योंकि आगे ये एग्जांपल भी है इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि पोंड है जिसके अंदर फिश है ना, फिश है, फिशेस हैं, और लोग यहां पे फिशिंग करते हैं, है ना, लोग यहां पे फिशिंग करते हैं, नेचुरल पोंड है। आप किसी को भी रोक नहीं सकते कि आप इसमें फिशिंग ना करें। इसको बोलेंगे क्या, इस टर्म को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता हूं कि भाई तू इस चीज को यूज मत कर, बिकॉज वो एक इन्वायरमेंटल गुड है, उस पर सबका राइट है। तभी आप ये पढ़ेंगे कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो रहा है, एक्सटर्नलिटी भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो रहा है, पब्लिक गुड और बैड भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इकोनॉमिक, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो रहा है, और इनका सोल्यूशन है प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, सोल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई आपको, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी क्या है। सो दिस कैन कॉज अंडर इन्वेस्टमेंट बिकॉज डेवलपर कैन नॉट सी मच बेनिफिट टू मेक डेवलपमेंट एफर्ट वर्थवाइल। इसलिए भी, क्योंकि हम किसी को एक्सक्लूड तो कर नहीं सकते, इसलिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता ऐसी चीजों में, एनवायरमेंटल गुड्स में, पब्लिक गुड्स में, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसको इसमें कोई वर्थ नहीं दिखती कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो किसी का कोई, मेरा कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, है ना। दिस कैन लीड टू रिसोर्स डिप्लेशन in the case of common pool resources यानी common property where because the use of resource is revival but non-excludable there is no incentive for user to conserve the resource। जब किसी को पड़ी ही नहीं, जो जिसका मन कर रहा है वो उसे यूज कर रहा है क्योंकि वो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एक कॉमन रिसोर्सेज है, तो क्यों कोई एफर्ट लेगा उसे ठीक करने का, सुधारने का, है ना। इसी वजह से रिसोर्स डिप्लेशन हो रहे हैं, इसी वजह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको दी, एन एग्जांपल ऑफ दिस इज अ लेक विद अ नेचुरल सप्लाई ऑफ फिश। इफ पीपल कैच फिश फास्टर देन दे कैन रिप्रोड्यूस, अगर जो फिश उस पर्टिकुलर लेक में या पोंड में रिप्रोड्यूस हो रही हैं, उनका रेट कम है लेकिन वहां से फिशिंग करने वालों का रेट ज्यादा है, देन द फिश पॉपुलेशन इज dwindle until there is no fish left for future generation। तब तक लोग लगे रहेंगे वहां से फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। However, the threat of biodiversity exists because many of the services are non-revival and non-excludable। क्योंकि non-revival और non-excludable नेचर है इन गुड्स का, इसलिए हमारी बायोडाइवर्सिटी को एक थ्रेट है कि ये सर्विसेज एक टाइम पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि किसी को ना आप रोक सकते हैं, कैसे रोकेंगे, कोई प्रॉपर्टी राइट थोड़ी है, ना किसी को कॉस्ट कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइस तो डिसाइड ही नहीं है, कोई कॉमन मार्केट नहीं है। एज अ रिजल्ट बायोडाइवर्सिटी बाय इटसेल्फ हैज नो वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइसेस, जिस वजह से हम इनको मार्केट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। सो conditions that leads to market failure, these are stated in terms of non exclusion से market failure होता है, non revival consumption से market failure होता है, incomplete market से market failure होता है, externalities से market failure होता है, non convexities से market failure होता है, asymmetric information से market failure होता है, public good और bad से market failure होता है, और भी जो causes हैं market failure के वो मैंने यहां लिखे हैं जो सिर्फ आपको पता होने चाहिए। आपके सिलेबस में एक दो हैं, जैसे एक्सटर्नलिटीज है, पब्लिक गुड्स एंड बैड्स, ठीक है, ये यहां पे आ गया। और एक हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी राइट्स वर्सेस कॉमन प्रॉपर्टीज। सो मैं लेक्चर यहीं पे रख रहा हूं फिलहाल, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसका नेचर सब्जेक्ट का ऐसा है कि थोड़ा डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकली इसको सोचना पड़ेगा, थोड़ा इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको याद करवा दूं। अच्छा, मैं इसके एमसीक्यूज ऐड करना भूल गया, अदरवाइज मैं हर एक लेक्चर में आजकल जो है आपको 4-5 एमसीक्यूज जो है वो ऐड करके दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। और अभी हम यहाँ देखेंगे कि आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स हमारा जो है वो हो जाएगा, अभी थोड़ा
कॉमन प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगा, एक्सटर्नलिटीज ऑलमोस्ट मार्केट फेलियर हमारा हो गया, पब्लिक गुड्स, मतलब जब ये टॉपिक होगा तो यहां तक हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है, ये वही सस्टेनेबिलिटी है जो आप एक्चुअल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम चीजों को ऐसे यूज करें कि फ्यूचर में वो काम आ सके, है ना, वही चीज है। इसके इंडिकेटर्स क्या है कि उनको सेंसिबली यूज करें, वही चीजें होंगी। फिर एक्चुअल हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होंगे जो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल वैल्यूज, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल वैल्यूज, और उसके बाद इन वैल्यूज को कैसे इन वैल्यूज को डिटरमाइन करना है, और इन वैल्यूज को डिटरमाइन करके कैसे हमें एक प्राइस डिटरमाइन करना है और कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है। और फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल हमारे पास में मेथड्स हैं, मेथड्स नहीं बोल सकते, अप्रोचेस हैं, जिन्होंने हमें ये बताया है कि इस तरह से आप एनवायरमेंटल गुड्स को कॉस्ट करो, है ना, इस तरह से लोगों के ऊपर फाइन लगाओ। एक कॉस्ट थ्योरम है, ठीक है। कॉस्ट थ्योरम ने बेसिकली बात की है प्रॉपर्टी राइट्स की, कि बेस्ट वे है एनवायरमेंटल गुड्स को बचाने का कि इन्हें प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो दिए जाएं। और पिग्यून टैक्स है, ये पोल्यूशन के ऊपर है, ठीक है। किसके ऊपर है? पोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। पिगू ने ये दिया है, ठीक है, पिगू ने ये दिया है कि पोल्यूशन टैक्स लगाए जाएं। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल मेथड है, ये हम देखेंगे क्या है जब इसके ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। सो ये इतना सा छोटा सा टॉपिक है हमारा, जल्दी हम खत्म कर देंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज, कभी मैं हर लेक्चर में अब एमसीक्यूज दे रहा हूं, उतना जल्दी आप चीजों को अटेन कर पाएंगे, उतना आप समझ पाएंगे कि टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं। और इसीलिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है वो एमसीक्यूज, ठीक है, यानी मॉक टेस्ट विद इन अ वीक, इसी वीक में हमारे मॉक टेस्ट 4 या 5 मॉक टेस्ट होंगे जो कि 15 डेज के इंटरवल पे होंगे। हर 15 डेज के बाद एक मॉक टेस्ट होगा, वो आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 15 डेज के बाद वो बंद हो जाएगा या 15 डेज के बाद वो पर्टिकुलर डेट को ही खुलेगा। उस पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होंगी और उसको आप एग्जाम से पहले कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास में या 4 से 5 हमारे मॉक टेस्ट होंगे सिर्फ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। अभी डाउनलोड करेंगे आप, हमारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और जेके इकोनॉमी और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, यूनिट 12 एंड यूनिट 5 हमारा वहां पे ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। आप उससे भी जाके जरूर देखेंगे। ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से मिलेगी, और ये वाले पीपीटी भी, ये भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी, ठीक है, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में वहां पे आपको मिलेगी। तो ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। अपनी तैयारी को और अपनी प्रिपेयरनेस को अच्छे से देखने के लिए मॉक टेस्ट जरूर आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका कंटिन्यू लेक्चर जो है हम जल्दी जो है अपलोड करेंगे। माइक्रो मैक्रो भी हमारी जो है वो साथ में चल रही है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे, सो अगर आप मेरा तो पर्टिकुलरली यही मोटिव है कि सबकी हेल्प हो सके। और मैं ये चाहता हूं कि आप सबका भी यही माइंड सेट हो कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस जाएं, सबकी हेल्प हो सके। क्योंकि ये इस पर्टिकुलर यूनिट का जो मटेरियल है बहुत कम लोगों के पास में अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों के पास मिल जाए, ठीक है। सो वीडियो को जरूर शेयर आप लोगों को करना है, ठीक है। थैंक यू।